नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल भाई की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद 3 घंटे तक चली कोर्ट के अंदर बहस। बताएंगे कौन कौन से मुद्दे पर बहस की गई है और किस तरीके का कोर्ट ने आदेश जारी किया है। वहीं पर बड़े बड़े न्यूज चैनल ने मोदी और बीजेपी के खिलाफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रचार पर रोक लगाने की कोशिश की है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या देश के अंदर तानाशाही दिखाई देने लगी है। इसी के साथ में ईडी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कोर्ट ने जोरदार तरीके से फटकार लगाई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बीजेपी के मेन सोशल मीडिया हैंडल से फैलाया गया झूठ, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दिया है तगड़ा झटका। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। दोस्तों बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर एक बड़े गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश की जनता डंके की चोट और परिवर्तन चाहती है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाला मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इसके बाद लगभग 3 घंटे तक अरविंद केजरीवाल के वकीलों और ईडी के वकीलों के बीच में बहस हुई है। पूरा मामला कोर्ट के अंदर सुना गया है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया कि गिरफ्तारी के आधार अगर सबूत है तो फिर रिमांड की क्या जरूरत है। पूरे रिमांड एप्लीकेशन गिरफ्तारी के ग्राउंड्स की कॉपी पेस्ट है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वे उनसे कभी मिले थे, तो फिर गिरफ्तारी क्यों की गई है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को अचानक से गिरफ्तार किए जाने को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर केजरीवाल को लेकर सबूत है तो फिर रिमांड मांगने की क्या जरूरत है। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से पहले से ही बनाई गई साजिश के तहत की गई गिरफ्तारी है, तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा और आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के अंदर एक सच लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी। न्यूज अखबारों और बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक एड कांग्रेस पार्टी देने की तैयारी कर रही थी। इस पूरे एड में लिखा गया था कि 8,200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में मिले हैं, यानी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है। लेकिन कोई भी न्यूज अखबार इस पोस्ट को शेयर करने को तैयार नहीं हुआ दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी ये एड देना चाहती थी। बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी ने अपना नाम भी लिख रखा था कि एड हमारी तरफ से दी जा रही है। इसमें लिखा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट, चंदा दो धंधा लो, बदल दो इस बार वसूली की सरकार। लेकिन कोई भी न्यूज अखबार से लेकर बड़े प्लेटफॉर्म पर इस एड को चलाने को तैयार नहीं है, यानी एक तरीके का डर देखा जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पूरे मामले पर निशाना साधा गया है दोस्तों। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया कि मोदी जी का मीडिया पूरी वफादारी से पहरा लगाकर बैठा है कि कहीं सरकार के काले धंधों का सच सामने ना आ जाए, मगर सच को छुपाया नहीं जा सकता। भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा चंदा वसूली रैकेट चला रही है। भाजपा की पोल अब खुल रही है। काले धन को सफेद बनाने की उनकी स्कीम सबके सामने आ गई है। हम सच बोलते रहेंगे बिना सहे बिना डरे, लगातार सच की आवाज को बुलंद उठाते रहेंगे। क्या दोस्तों आप इस बात का समर्थन करते हैं कि कहीं ना कहीं डर, खौफ और दहशत के कारण इस तरीके के पोस्ट सोशल मीडिया से लेकर तमाम बड़े पब्लिकेशन में नहीं छापे जा रहे, चाहे न्यूज अखबार हो? आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा या भारतीय जनता पार्टी को होगा? तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के हवाले से जानकारी देते हुए लिखा गया कि गिरफ्तारी का एक मुख्य परिणाम आम आदमी पार्टी की कमजोरी होगा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा है और भीड़ और संसाधन जुटाने वाली आवाज है। वह पार्टी के मुख्य वैचारिक आधारों और स्तंभों में एक है। अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में कोई प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं है। पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि इससे इंडिया ब्लॉक के स्टार प्रचारकों में से एक की कमी हो जाएगी। साथ ही बीजेपी आम लोगों को भ्रष्ट लोगों के गठबंधन के रूप में प्रसारित करेगी। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो इससे फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसी आवाज है जिनको पूरे देश के लोग सुनते हैं। और अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर पूरे इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताने में बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि आसानी होगी। लेकिन दिल्ली की पॉलिटिक्स इतनी सिंपल नहीं है जितना बीजेपी के नेता न्यूज अखबारों में आकर दावे कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली के अंदर लोगों को इतने सारे बेनिफिट पहुंचा रही है कि लोग अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में एक बार फिर से चुनकर भेजेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले 2 बार से प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार बना रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता के बीच में केजरीवाल की लोकप्रियता अभी लगातार बनी हुई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखेगा जरूर। साथ साथ दोस्तों शराब घोटाला मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, मनीष सिसोदिया मुख्य साजिश करता है। कोर्ट में ईडी ने यह दावा किया है अरविंद केजरीवाल को सरगना बताने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बोली, कहा आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी सत्ता ने अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हुए हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े हैं, अंदर रहे या बाहर उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि ईडी को किसी भी गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि कौन से ग्राउंड पर उनको गिरफ्तार
लगातार किया जा रहा है। केंद्र सरकार चाह रही थी कि पुराने जजमेंट पर वापस लौटा जाए और जो कोर्ट ने कहा है कि बताना जरूरी है इसको हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने पहले ही याचिका खारिज कर दी है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी को लेकर फेक न्यूज फैला रहे हैं। बीजेपी के मेन सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है दोस्तों। इसमें कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह वीडियो है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को पानी पूछते हैं, लेकिन राहुल गांधी पानी पीने से मना कर देते हैं, हाथ के इशारे से मना कर देते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने दावा कर दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पानी पीने से मना कर रहे हैं, और वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ से, यानी एक दलित समाज से आने वाले नेता के हाथ से पानी पीने से मना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग कास्टिस्ट है, यानी जातिवादी है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को करारा जवाब देना शुरू कर दिया दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी को वो वीडियो और तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ से लड्डू खा रहे हैं। राहुल गांधी को जातिवादी बताने के पीछे सबसे बड़ा प्लानिंग यह है कि राहुल गांधी जातीय जनगणना कराने की जो मांग कर रहे हैं उस पर राहुल गांधी के स्टेक को कम किया जाए, यानी राहुल गांधी की छवि बनाने की कोशिश की जाए कि वो जातिवादी है, ताकि वो कितना भी जातीय जनगणना कराने की मांग करे बीजेपी जातिवादी बताकर मामले को खारिज करने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर दोस्तों ये कोशिश तो फेल हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने तरीके से करारा जवाब दे दिया है। पुराना वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी के दावे की पोल खोल दी है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेता टीएस सिंहदेव बोले, कहा प्यार और संस्कार दोनों ही बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता से विलुप्त है। जातिवादी सोच ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, एक दूसरे दायरे में ही घूमती रहती है। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति के साथ साथ अन्य कई सांसदों को संसद और राम मंदिर के समारोह में क्यों नहीं बुलाया था। दरअसल दोस्तों जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो देश के राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया गया था, और इससे पहले पार्लियामेंट की बिल्डिंग के उद्घाटन के टाइम में भी ऐसा देखने को मिला था। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लोगों पर सवाल खड़े किए गए तो अब राहुल गांधी पर ही उल्टा सवाल खड़ा किया जा रहा है, वो भी एक ऐसा वीडियो जारी करके जिस वीडियो में कोई दम नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। गुजरात में 11 नाम की घोषणा कर दी है। छोटा उदयपुर से सुखराम रठावा को मैदान में उतारा गया है जो पूर्व विधायक है। साबरकांठा से डॉक्टर तुषार चौधरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है उनको मैदान में उतारा गया है। आनंद से अमित चावड़ा मैदान में उतरेंगे, जबकि पाटन से पूर्व विधायक चंदाजी ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। अमरेली से जेनीबेन ठुम्मर को मैदान में उतारा गया है जो प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महिला मोर्चा है। खेड़ा से कालू सिंह डांबी को मैदान में उतारा गया है। वहीं पर कई और सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी चल रही है। साथ साथ दोस्तों ठाणे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान बीजेपी के दो पार्टी के गुट आपस में ही भिड़ गए, यानी लगातार पार्टी में आपस में इन फाइटिंग यानी अंतर कलह देखने को मिल रहा है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के आपसी कलेश के बारे में मीडिया में डिबेट नहीं चल रही है, लेकिन हकीकत बात यह है कि भाजपा आपस में ही कई खांचों में बढ़ चुकी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के समापन तक कन्नड़ अभिनेता शिवराज कुमार की फिल्मों और शो और विज्ञापनों की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह शिकायत शिवराज कुमार की अपनी पत्नी गीता शिव कुमार के चुनाव आयोग अभियान में सक्रिय भागीदारी के मद्देनजर सामने आई है, जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर शिवमोगा से चुनाव लड़ रही है। शिवराज कुमार ने 20 मार्च को भद्रावती तालुक में गीता के लिए एक अभियान कार्यक्रम में भाग लिया था। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रवि कौटिल्य की शिकायत में कहा गया है कि शिवराज कुमार राज्य में एक प्रमुख व्यक्ति है और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के लिए राज्यव्यापी चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। सिनेमाई काम और सार्वजनिक व्यक्तित्व के माध्यम से जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार कर्नाटका के चुनाव के दौरान अभिनेता सुदीप कुच्चा को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। इसके बाद उनसे जबरदस्त प्रचार करवाए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब बीजेपी के लोग ही चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आए अभिनेता प्रचार भी ना करे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ असम के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों को बंद करने की तैयारी चल रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद हो सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार में 2004 में यूपी मदरसा शिक्षा कानून बनाया गया था। इसी कानून के तहत यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाया गया। बोर्ड के चेयरमैन से लेकर सदस्य तक सिर्फ एक ही धर्म विशेष मतलब मुस्लिम समाज के लोगों को रखा गया। इसमें शिया सुन्नी और मुसलमानों के लिए कोटा फिक्स कर दिया गया। हाईकोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ माना है। आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार के खिलाफ समझा गया है, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बोर्ड को असंवैधानिक करार दे दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों मदरसा बोर्ड संविधान के आर्टिकल 21 और 21(1) के खिलाफ है। यह जानकारी कोर्ट की ओर से दी गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने पहले ही मदरसा बंद करने की बातें कही थी और इसके बाद ये जानकारी अदालत से दी जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों सम्राट चौधरी नालायक जाहिल होने के साथ साथ फर्जी डिग्री धारक भी है। ये जानकारी कोई और नहीं बल्कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज दे रहे हैं। नीरज कुमार की ओर से जो एक बयान दिया गया है सोशल मीडिया पर, यह बयान काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बोले, कहा ऐसा है मोदी का परिवार यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता अपने ही पार्टी अपने ही गठबंधन सहयोगी पार्टी के नेता के खिलाफ इस तरीके का बेतुका बयान दे रहे हैं, यानी आपस में ही कलेश देखने को मिल रहा है और ये सारे लोग मिलकर अपने आप को मोदी का परिवार बताते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ भूटान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा गया है दोस्तों, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ थ्योरियां सामने आ रही है जिसमें बताया गया है कि नवंबर में ही भूटान की सरकार ने कहा था कि वो अवार्ड देना चाहते हैं, लेकिन अवार्ड नवंबर में अनाउंस किया गया और अब जाकर दिया जा रहा है। न्यूज आर्टिकलों में दावा किया गया है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि लोकसभा
लोकसभा चुनाव से पहले ये मैसेज मिले कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत के पड़ोसी देशों से भी सम्मान मिल रहा है। क्या ये जानबूझकर किया गया है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। लोगों ने पूछा है कि जब भूटान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आए थे नवंबर में, तभी वो प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड दे सकते थे, लेकिन जानबूझकर चुनाव का समय तय किया गया है। आप लोग अपनी राय जो लिखा बताएगा। साथ साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र की स्पष्ट हत्या की जा रही है और देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को यहां प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के सवाल पर कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बगैर तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब तो इनकी पार्टी वाले खुद ही इस बारे में टिप्पणियां करने लगे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों देश में तानाशाही बढ़ रही है, ये जानकारी दी गई है। आप लोग अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ साथ राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी का वोट बढ़ाने वाले विधायक अभय सिंह को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से सीआरपीएफ कमांडो की वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है। अब अभय सिंह की सिक्योरिटी सीआरपीएफ के कमांडो करेंगे। अभय सिंह फैजाबाद के गोसाईगंज से विधायक है, यानी बीजेपी को वोट दो और उसके बाद वाई श्रेणी की सिक्योरिटी भी मिल जाती है। हालांकि जब उल्टा मामला आता है, जब बीजेपी का कोई विधायक विपक्ष के नेता के पक्ष में वोट कर देता है दोस्तों, तो उसको तो कोई सिक्योरिटी इस तरीके की नहीं दी जाती। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे, क्या सच में खतरा था या फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का एक तरीके का गिफ्ट दिया गया है। साथ साथ बिहार भाजपा के प्रमुख और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर निशाना साधते हुए टिकट बेचने में लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। अपने बेटी की किडनी के बदले उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया है। ये बयान देते हुए सम्राट चौधरी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इसके बाद आरजेडी के नेताओं ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। रोहिणी आचार्य को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनको पाटलिपुत्र से मैदान में उतारा जा सकता है। रोहिणी आचार्य के लिए छपरा और काराकाट की सीट को लेकर भी चर्चाएं चल रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या बीजेपी के नेता किसी नेता पर पर्सनल अटैक करने के लिए इतने निचले स्तर पर उतर जाएंगे कि ऐसी बेतुकी बातें करने लगेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का आतंकी कनेक्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दो बीजेपी के लोगों को दिखाया गया है। इसमें एक है तालिब अली शाह, जो बीजेपी सोशल मीडिया इंचार्ज है जम्मू कश्मीर का और लश्कर तैयबा का आतंकवादी है। यह जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि बीजेपी का आतंकी कनेक्शन। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए संजय सरोज, जो बीजेपी का नेता है, लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग करता है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर लगातार गंभीर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। साथ साथ एक तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के क्रिकेटर विराट कोहली अपने फोन पर राहुल गांधी का भाषण सुन रहे हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि विराट कोहली जैसे लोग राहुल गांधी को सुन रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि उनकी बातों का असर दूर तक हो रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो तस्वीर शेयर की जा रही है इसे लेकर कई सारे और भी दावे किए जा रहे हैं। हालांकि तस्वीर की सच्चाई नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो दावे बार बार किए जा रहे हैं उससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ भारतीय महागठबंधन के अध्यक्ष श्री राजकुमार सैनी ने कहा कि हम सभी राजनीतिक दल एक ही बात कह रहे थे कि हमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर लोगों को न्याय दिलाने की आवाज बुलंद की है, इसलिए हमारा भारतीय महागठबंधन इंडिया अलायंस को समर्थन दे रहा है। हम साथ मिलकर इस देश में सभी को बराबरी का हक देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय महागठबंधन के अध्यक्ष श्री राजकुमार सैनी की ओर से टिप्पणी की गई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े महागठबंधन की पार्टियों के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और इस दौरान खुलेआम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को समर्थन की बातें कही गई है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लेकर दावा किया जा रहा है कि 466 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसे किस कंपनी ने बीजेपी को दिए हैं, इसका कोई अता और पता नहीं है। और यही बड़ा कारण है कि लोग अब बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। लोगों ने कहा कि अरे गजब हो गया, बीजेपी को 466 करोड़ रुपए की भारी भरकम चुनावी चंदा किसने दिया, वो एसबीआई को पता ही नहीं है। वो हमसे 1 रुपए भी लेते हैं तो केवाईसी मांग लेते हैं और भाजपा के चंदा मामा चुप जाते हैं और भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक ही मोदी का असली परिवार है। इस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं। दोस्तों एसबीआई को बताना चाहिए कि ये कहां से पैसा आया है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ा झटका है। ईडी डीके शिव कुमार को लेकर कई सारी कार्रवाई करने की कोशिश करती रहती है और ऐसे में डीके शिव कुमार को बड़ी राहत देश के सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ईडी ने एक रिवीजन पिटीशन डीके शिव कुमार के खिलाफ पवन डिबूर मामले में दाखिल किया था। पीएमएलए के सेक्शन 120B का मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई नहीं की है। रिवीजन पिटीशन को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। डीके शिव कुमार जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार कई सारे मामले में उनको बुक करने की कोशिश की जाती है, कई बार जेल भी भेजा गया है। इसके बावजूद कांग्रेस मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कई राज्यों में जाकर वो भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देकर कांग्रेस पार्टी की सरकार सुनिश्चित कर लेते हैं। साथ साथ महाराष्ट्र नव निर्माण सेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संभावित गठबंधनों की अटकलों के बीच जो बड़ी जानकारी है वो ये कि उत्तर भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ प्रमुख संगठनों ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने की धमकी दे दी है। यादव संघ, मुंबई पाल सेवा संघ और अखंड राजपूताना संघ जैसे संगठनों ने कहा कि वे अपने समुदाय के सदस्यों से अपील करेंगे कि अगर बीजेपी एमएनएस के साथ गठबंधन की घोषणा करती है तो उन्हें वोट ना दे। मुंबई महानगर क्षेत्र में 60 लाख उत्तर
भारतीय है, इनमें क्षत्रिय, यादव, मौर्य, पाल, ब्राह्मण समेत अन्य जातियां शामिल है। 2008 में एमएनएस ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इसमें एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उत्तर भारतीय रेलवे में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों यानी मराठी लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। उसके बाद कई जगह उत्तर भारतीय लोगों पर हमला हुआ था। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बीजेपी को वोट देते हैं दोस्तों, उनको 10 बार सोचना चाहिए अगर ये गठबंधन बन जाता है तो, क्योंकि महाराष्ट्र में फिर से हो सकता है एमएनएस को पावर मिलने के बाद फिर वैसी ही हरकतें की जाए जो पहले की गई थी। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने पुडुचेरी के अंदर वैथिलिंगम को मैदान में उतारा है। पुडुचेरी सीट अब दिलचस्प हो चुका है मुकाबला। कांग्रेस पार्टी के पुडुचेरी प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वैथिलिंगम, 2 बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, 8 बार विधानसभा के सदस्य और विधानसभा के अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में पुडुचेरी से लोकसभा के सांसद है। वैथिलिंगम ने कई मौके पर मंत्री पद भी संभाला हुआ है। 2006 में गठित रंगास्वामी नेतृत्व वाले मंत्रालय में उद्योग मंत्री थे। रंगास्वामी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी थे, यानी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इस बार चुनावी मैदान में उनको उतारा गया है। उम्मीद की जा रही है कि पुडुचेरी की एक लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के जो खाते में गई है, अब इलेक्शन के अंदर भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ में जाने वाली है, क्योंकि ये सीट डीएमके गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी को दी है। साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल के दोस्त और इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को जेल भेजने और समाचारों को नियंत्रण करने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, उन लोगों की आवाज दबा रहे हैं जो सच्चाई उठाना चाहते हैं। बीजेपी जितना चाहे नेताओं को जेल भेज सकती है, लेकिन जनता को जेल नहीं भेज पाएंगे। समय बड़ा बलवान होता है, समय से ही अधिक बलवान होता है, समय से अधिक बलवान कोई नहीं होता। समय आने पर जनता इन्हें सबक सिखाएगी। जनता इंतजार कर रही है कि कब इन्हें वोट देने का मौका मिले और इनको सबक सिखाया जाए। वहीं पर बिहार के अंदर दोस्तों 1200 करोड़ की लागत से बन रहे सुपौल के एक पुल के गिरने की खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर पुल गिरने को लेकर अब जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। बिहार में एक साल में कई बार कई सारे पुल गिरने की खबर सामने आती है दोस्तों। 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट में अगर पुल गिर जा रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की और जनता दल यूनाइटेड की कई साल से सरकार है, तो जिम्मेदारी इन लोगों को लेनी चाहिए, इनकी पार्टियों को लेना चाहिए। और वैसे भी केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। इस तरीके से बार बार बिहार में पुल गिरने पर आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को लेकर दावा किया गया कि 466 करोड़ रुपए बीजेपी को जिसने दिया उसकी कोई डिटेल नहीं है। इस पर निशाना साधते हुए लोगों ने कहा कि अगर नो परचेजर इंफॉर्मेशन है तो क्या ये फंड एसबीआई ने ही बीजेपी के खाते में डाल दिया है? ये जानकारी एसबीआई बैंक को देना चाहिए कि पैसा कहां से आया। अगर उन्होंने नहीं बताया कि पैसा किसने दिया है तो माना जाएगा कि उन्होंने ही खुद बीजेपी को पैसा दे दिया, और वो भी लोगों से जो एटीएम विड्रॉल फीस इकट्ठा की जाती है, शायद मान लिया जाएगा कि यही पैसा बीजेपी को दे दिया गया है। जवाब एसबीआई को देना है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि 500 रुपए में अगर खाता खुलवाने जाना हो तो पैन कार्ड से लेकर तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट एसबीआई को दिखाने पड़ते हैं, बैंकों को दिखाने पड़ते हैं, जिन्हें निकालने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इतने करोड़ रुपए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी प्राप्त कर रही है और उनको देने वाले का कोई पता नहीं है तो जिम्मेदारी तो एसबीआई की ही बनती है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जग्गी वासुदेव जो ईसा फाउंडेशन के हेड हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, उन्हें लेकर यह जानकारी सामने आई है। उनके ईसा फाउंडेशन यानी उनकी संस्थान से 2016 से लेकर अब तक 6 लोग मिसिंग चल रहे हैं। 6 लोगों का कोई अता पता नहीं है। तमिलनाडु के पुलिस ने मद्रास हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ हिसाब मांगने वाला अपना हिसाब कब देगा? 187 इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा प्रधानमंत्री केयर्स फंड में गया है। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता लालजी देसाई बोले, कहा आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री केयर्स फंड को निजी बताकर जानकारी न देने का कारण आज देश को पता चल गया है। असल में इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जा रहा था, जिसे छुपाया जा रहा है। प्रधानमंत्री केयर्स फंड का नहीं। आरटीआई के तहत तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री केयर्स फंड के पैसे को भी छुपाया जा रहा है? लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है। आरटीआई के अंदर ये इंस्टीट्यूशन नहीं आ रहा है। साथ साथ सपा के लोकसभा के प्रत्याशी राहुल अवाना समेत 28 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। नोएडा की पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को डीएनडी पर जाम लगाने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में सपा के प्रत्याशी राहुल अवाना पर कार्रवाई की गई है। नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस ने सपा के प्रत्याशी के खिलाफ 28 लोगों को मिलाकर मामला दर्ज किया है। देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ राहुल अवाना समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरे हुए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने किसी और अपने नेता को टिकट दिया था और अचानक से टिकट बदला है। उद्धव ठाकरे ने सांगली से उतारा अपना उम्मीदवार। कांग्रेस बोली, कहा महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बिगड़ सकती है बात। शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के बीच में सांगली के अलावा रामटेक, भिवंडी, मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस मुंबई से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन मुंबई में अपने प्रभाव के चलते शिवसेना यूबीटी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दोनों के बीच में कई सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। सांगली उसमें से एक सीट है। सांसद मायावती की पार्टी बीएसपी ने इटावा लोकसभा सीट से पूर्व महिला सांसद पर दाव लगाया, उनको मैदान में उतारा है। सारिका सिंह बघेल ने लोक दल से चुनाव जीतकर सबसे पहले कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया था। सारिका सिंह बघेल 2019 से बीजेपी के लिए काम कर रही थी। अब बीएसपी की टिकट पर
छोड़कर मैदान में उतर गई है। देखते हैं उनको चुनाव में जीत मिलता है या फिर वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के वोटों को केवल कम करने का काम करेंगे। जो भी जानकारी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। शासक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए सबकी हिस्सेदारी हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़ गए लोगों को भाजपाई अत्याचार व उत्पीड़न से मुक्त करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। मुझे खुशी है कि आज करीब 30 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने इंडिया गठबंधन को अपना बिना शर्त समर्थन दिया है। सामाजिक न्याय की सीढ़ी पर चढ़ने का मजबूत कदम उठाया गया है। आप सभी का सहृदय धन्यवाद। इसके बाद उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इसी तरीके से और भी कई सारे लोग कांग्रेस पार्टी को आकर समर्थन दे सकते हैं और एक बड़ा मूवमेंट देश में शुरू हो सकता है, तो अपनी राय जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप